आमतौर पर जब हम इस्पात या स्टील के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक बहुत ही उबाऊ सी छवि बनती है ना? मतलब खदान से लोहा निकला, भट्ठी में गया और वहां से निर्माण में काम आने वाला सरिया या कोई साधारण सा पाइप बनकर बाहर आ गया। हाँ, एकदम एक सीधी सादी कमोडिटी लगती है। बिल्कुल, जिसका काम सिर्फ इमारतों या पुलों को खड़ा करना है। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही साधारण सी दिखने वाली प्रक्रिया अचानक न्यूक्लियर पावर प्लांट, एरोस्पेस मिशन या रक्षा उपकरणों का सबसे अहम हिस्सा बन जाए तो कैसा होगा? देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव है, क्योंकि जब कोई कंपनी सिर्फ बुनियादी कच्चे माल के उत्पादन से हटकर सीधे उन हाई वैल्यू कलपुर्जों का निर्माण करने लगती है, जो दुनिया की सबसे जटिल मशीनों में इस्तेमाल होते हैं, तो पूरी कहानी का स्वरूप ही बदल जाता है। सही बात है। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक इसी तरह के एक बड़े टर्न अराउंड यानी एक बहुत शानदार वापसी पर चर्चा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड की, जिसे हम इस चर्चा में आसान भाषा के लिए WSSL कहेंगे। WSSL। हम उनके वित्तीय वर्ष 2026, जिसे हम FY 26 कहेंगे, उसकी शानदार वापसी और उनकी भविष्य की जो बाजार विस्तार योजनाएं हैं, उनका बारीकी से अध्ययन करने जा रहे हैं। और आज हमारे पास इस विश्लेषण के लिए कई बेहतरीन स्रोत मौजूद हैं, जैसे कि कंपनी की अर्निंग्स कॉल का ट्रांसक्रिप्ट, उनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और कई विस्तृत वित्तीय डेटा। बिल्कुल। और हमारा मुख्य उद्देश्य आज ये समझना है कि कैसे एक सामान्य कमोडिटी स्टील बनाने वाली कंपनी अब हाई वैल्यू स्पेशलिटी ग्रेड्स की ओर मतलब बहुत आक्रामक रूप से बढ़ रही है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि कैसे इस कंपनी ने FY 25 के नुकसान को FY 26 में एक भारी मुनाफे में बदल दिया। हाँ, ये सच में हैरान करने वाला है। दस्तावेजों पर नजर डालते ही सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वह है गुजरात के झगड़िया में स्थित उनका 126 एकड़ में फैला हुआ विशाल प्लांट। और मैं बता दूं, उस प्लांट की सबसे बड़ी खासियत उसका क्षेत्रफल नहीं है, बल्कि इसका ढांचा है। मतलब भारत में ये अपनी तरह का एकमात्र ऐसा प्लांट जो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड से आपका मतलब है? मेरा मतलब है कि स्टील को पिघलाने से लेकर उसे आकार देने और अंततः एक फिनिश्ड पाइप या ट्यूब बनाने तक की पूरी प्रक्रिया एक ही छत के नीचे एक ही परिसर में पूरी होती है। अरे वाह! इसे अगर एक आसान उदाहरण से समझा जाए तो ये बिल्कुल स्क्रैच से अपना खुद का केक बेक करने जैसा है ना? हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। मतलब बाहर से रेडीमेड बेस या फ्रॉस्टिंग खरीदने के बजाय आप हर सामग्री को खुद प्रोसेस कर रहे हैं। या फिर इसे टेक जगत के नजरिए से देखें तो ये एप्पल के क्लाउड इकोसिस्टम जैसा है, जहां हार्डवेयर से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम तक सब कुछ उनका अपना है। एकदम सही। और क्या है ना कि जब किसी कंपनी को बाहर के अलग अलग वेंडर्स पर कच्चे माल के लिए बार बार निर्भर नहीं रहना पड़ता, तो गुणवत्ता और मार्जिन दोनों पर उनका सीधा नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इससे काफी फर्क पड़ता होगा। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। पेशेवर संस्थागत इक्विटी विश्लेषकों की नजरों में, जिन्हें हम इंस्टीट्यूशनल इक्विटी एनालिस्ट्स कहते हैं, ये वर्टिकल इंटीग्रेशन ही असल में WSSL का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एज है। यानी उनका प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। जी, क्योंकि जब कच्चे माल के लिए किसी तीसरे पक्ष की आपूर्ति का इंतजार नहीं करना पड़ता, तो स्पीड टू मार्केट में भारी इजाफा होता है। यानी उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने की गति बढ़ जाती है। और शायद इसी का सीधा परिणाम है कि FY 26 में कंपनी की क्षमता उपयोग यानी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में इतना बड़ा उछाल आया है। बिल्कुल। जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पहले 20 से 25% के आसपास अटका रहता था, वो छलांग लगाकर 50% के पार पहुंच गया है। 50% के पार, ये तो बहुत बड़ा जंप है। जी हाँ। और क्षमता उपयोग के 50% के पार जाने का सीधा अर्थ ये है कि कारखाने की मशीनें अब खाली नहीं बैठी हैं, वे लगातार उत्पादन कर रही हैं। और जब मशीनें लगातार चलती हैं तो प्रति उत्पाद बनाने की जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो काफी कम हो जाती है। सही कहा। और इसी वजह से लाभ मार्जिन में इतना बड़ा सुधार देखने को मिला है। इसी कड़ी में WSSL ने साधारण कमोडिटी स्टील से अपना ध्यान हटाकर कस्टम स्टेनलेस स्टील और निकल अलॉय जैसे हाई मार्जिन उत्पादों पर भी बहुत जोर दिया है। हाँ, मैंने रिपोर्ट में पढ़ा कि हाल ही में उन्होंने एक नया ब्राइट बार प्रोजेक्ट भी स्थापित किया है। लेकिन इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए एक बात मुझे थोड़ी खटक रही है। क्या बात? कंपनी ने अपनी प्रेजेंटेशन में ISO 17025
AS 9100D और नॉर्सॉक M650 जैसे भारी भरकम सर्टिफिकेशंस का बहुत प्रचार किया है। सर्टिफिकेशंस। तो मेरा सवाल यह है कि क्या महज कुछ टेस्टिंग लैब के सर्टिफिकेशन मिल जाने से कोई कंपनी रातों रात प्रीमियम बाजार की खिलाड़ी बन जाती है? मतलब क्या ये निवेशकों को लुभाने के लिए महज एक मार्केटिंग का दिखावा नहीं है? देखिए, सतह से देखने पर ये महज कागज के कुछ टुकड़े या ऑडिट के स्टैंप लग सकते हैं, लेकिन हाई वैल्यू स्पेशलिटी मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में ये सर्टिफिकेशंस एक ग्लोबल पासपोर्ट की तरह काम करते हैं। ग्लोबल पासपोर्ट, थोड़ा विस्तार से समझाइए। इसे तकनीकी दृष्टिकोण से समझते हैं। ISO 17025 मान्यता का अर्थ है कि कंपनी की जो अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब्स हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित हैं। जब कोई उत्पाद उस लैब से पास होकर निकलता है, तो दुनिया का कोई भी खरीदार उस उत्पाद की गुणवत्ता पर सवाल नहीं उठा सकता। अच्छा, मतलब अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं, तो विदेशी ग्राहक को उस स्टील की गुणवत्ता जांचने के लिए किसी बाहरी थर्ड पार्टी लैब पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। वो सीधे WSSL की इन हाउस टेस्ट रिपोर्ट पर भरोसा कर सकता है, जिससे हफ्तों का समय और टेस्टिंग का खर्च दोनों बच जाते हैं। एकदम सटीक। और समय की ये बचत ग्लोबल सप्लाई चेन में बहुत मायने रखती है। इसके अलावा जो AS 9100D सर्टिफिकेशन है, वो विशेष रूप से एरोस्पेस सेक्टर के लिए डिजाइन किया गया है। एरोस्पेस मतलब हवाई जहाज और अंतरिक्ष यान? जी हाँ, हवाई जहाज़ों या अंतरिक्ष यानों के पुर्जे बनाने के लिए जिस धातु का इस्तेमाल होता है, उसमें माइक्रोफिशर्स या दरारों की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। इस सर्टिफिकेशन के बिना आप एरोस्पेस बाजार के दरवाजे पर दस्तक भी नहीं दे सकते। बाप रे। इसी तरह नॉर्सोक M650 गहरे समुद्र में ऑयल और गैस की ड्रिलिंग करने वाले उपकरणों के लिए जरूरी है, जहां धातु को जंग और अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े ग्राहकों को हमेशा एक वन स्टॉप शॉप की तलाश होती है। वन स्टॉप शॉप का यहाँ सीधा मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जर्मनी या अमेरिका का कोई बहुत बड़ा सप्लायर है। हाँ, बिल्कुल। उसे एक विशेष ग्रेड के स्टेनलेस स्टील की जरूरत है, जो एक साथ एरोस्पेस इंजन में भी काम आए और गहरे समुद्र की ड्रिलिंग में भी। हाँ, तो अगर WSSL के पास ये सारे सर्टिफिकेशंस एक ही छत के नीचे मौजूद हैं, तो उस विदेशी खरीदार को एक ही ग्रेड के माल के लिए अलग-अलग सप्लायर्स के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सही बात है। वो अपना पूरा ऑर्डर WSSL को दे सकता है। यह निश्चित रूप से लंबे समय में निर्यात बाजार में एक मजबूत स्वीकृति दिलाता है। ये कोई मार्केटिंग नौटंकी नहीं, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अपरिहार्य हिस्सा बनने की ठोस रणनीति है। अब समझ आ रहा है। और शायद यही वो रणनीति है जो उन्हें वैश्विक व्यापार के एक बेहद उथल-पुथल भरे दौर में टिके रहने में मदद कर रही है। हाँ, आज वैश्विक व्यापार का माहौल भारी अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है। अनिश्चितता एक बहुत छोटा शब्द है। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पर नजर डालें, तो विश्व स्तर पर स्टेनलेस स्टील उत्पादन की वृद्धि मात्र 2% रहने का अनुमान है। सिर्फ 2%? जी, जो कि 2025 में लगभग 64.2 मिलियन टन के आसपास होगी। इसके अलावा 2026 के लिए वैश्विक आर्थिक विकास दर भी महज 3.1% आंकी गई है। ये तो बहुत कम है। और इसके ऊपर से अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे व्यापार टैरिफ, रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहा संघर्ष और ईरान से जुड़े तनाव के कारण पूरी वैश्विक सप्लाई चेन चरमरा गई है। बिल्कुल। इन भू राजनीतिक तनावों का सबसे सीधा और घातक असर ऊर्जा की लागत यानी एनर्जी कॉस्ट पर पड़ रहा है। ऊर्जा की लागत? वो कैसे? देखिए, धातु को पिघलाने और प्रोसेस करने के लिए बेहिसाब बिजली और ईंधन की जरूरत होती है। जब वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की कीमतें अनियंत्रित होती हैं, तो उत्पादन की लागत आसमान छूने लगती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.1% पर संघर्ष कर रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.6% की दर से तेजी से बढ़ने का अनुमान है। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। एक तरफ दुनिया भर में ट्रेड वॉर और टैरिफ की दीवारें खड़ी हो रही है और दूसरी तरफ भारत का घरेलू बाजार लगातार फैल रहा है। मैनेजमेंट ने इन दोनों विपरीत परिस्थितियों को बहुत ही चतुराई से अपने पक्ष में मोड़ा है। जी हाँ, जब वैश्विक टैरिफ के कारण निर्यात की मांग कमजोर पड़ती है, तो कंपनी ने अपनी पूरी क्षमता भारत सरकार की मेक इन इंडिया परियोजनाओं की ओर लगा देती है। तो मतलब मेक इन इंडिया वर्तमान में सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी ढाल बन चुका है। बिल्कुल ढाल बन चुका है।
आज भारत में ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। दस्तावेजों में इसका एक बहुत ही स्पष्ट प्रमाण मिलता है। अच्छा, वो क्या? कंपनी ने हाल ही में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCIL से निकल अलॉय 800H स्टीम जनरेटर ट्यूब्स का एक डेवलपमेंट ऑर्डर हासिल किया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए ये कोई आम प्लम्बिंग वाला पाइप तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर स्टीम जनरेटर ट्यूब्स को अत्यधिक तापमान, भारी दबाव और रेडियोधर्मी वातावरण का सामना करना पड़ता है। वहां साधारण स्टील तुरंत पिघल या क्रैक हो सकता है। तो ये तथ्य कि WSSL ये विशिष्ट निकल अलॉय ट्यूब बना रही है, ये साबित करता है कि कंपनी का तकनीकी स्तर अब पूरी तरह से बदल चुका है। सही कहा। यह तकनीकी छलांग ही कंपनी को एक कमोडिटी प्लेयर से एक स्पेशलिटी प्लेयर बनाती है। जब ग्लोबल टैरिफ के कारण विदेशी बाजारों में अपना माल बेचना मुश्किल हो जाता है, तो भारत की ये घरेलू अंतरिक्ष और रक्षा परियोजनाएं कंपनी के विकास के मुख्य स्तंभ का काम करती हैं। मैनेजमेंट बहुत ही बारीकी से वैश्विक व्यापार की अस्थिरता को भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के साथ संतुलित कर रहा है। जी, और इस शानदार संतुलन का सीधा असर हमें FY26 के वित्तीय नतीजों में देखने को मिलता है। वित्तीय आंकड़ों का मूल्यांकन करें तो तस्वीर बहुत ही चमकदार नजर आती है। हाँ, मैंने आंकड़े देखे। FY26 में कंपनी के राजस्व यानी रेवेन्यू में 21% की ठोस वृद्धि हुई है, जो अब 9,042 मिलियन रुपए हो गया है। और सबसे दिलचस्प आंकड़ा ऑपरेटिंग एबिटा का है। जी, जिसमें 52% की भारी छलांग देखी गई है और ये 469 मिलियन रुपए तक पहुंच गया है। आसान भाषा में कहें तो कर, ब्याज और डेप्रिसिएशन चुकाने से पहले अपनी फैक्ट्री चलाने के मुख्य काम से जो विशुद्ध कमाई होती है, वो आधी से ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, और कैश पैट का 3.2 गुना बढ़कर 391 मिलियन रुपए हो जाने का सीधा अर्थ ये है कि कागजी मुनाफे के बजाय असल में कंपनी के बैंक खाते में पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा नकदी आ रही है। 3 गुना ज्यादा नकदी? ये एक असाधारण वित्तीय वापसी है। वर्टिकल इंटीग्रेशन, इन हाउस टेस्टिंग लैब्स और मेक इन इंडिया के तहत मिले हाई मार्जिन ऑर्डर्स, इन तीनों कारकों ने मिलकर लाभप्रदता के इस नए स्तर को मुमकिन बनाया है। संस्थागत विश्लेषक इस बात से बहुत उत्साहित होते हैं जब कोई कंपनी अपनी परिचालन दक्षता को सीधे अपनी बैलेंस शीट के मुनाफे में तब्दील कर पाती है। ये सब तो बहुत ही शानदार लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट की भूमिका निभाना चाहूंगा। बताइए। जब आंकड़े इतने आदर्श और चमकीले दिखने लगें, तो अक्सर उनके पीछे कुछ अदृश्य खतरे छिपे होते हैं। बड़े संस्थागत निवेशकों के पास तो करोड़ों की पूंजी और 10 साल का लंबा नजरिया होता है, लेकिन जो आम रिटेल शेयरधारक हैं, उनके लिए इन चमकदार आंकड़ों के बीच क्या जोखिम छिपे हैं? ये विश्लेषण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, संस्थागत नजरिए और रिटेल नजरिए के बीच एक बहुत गहरी खाई होती है। संस्थाएं इन बदलावों को सकारात्मक मानती हैं, लेकिन छोटे निवेशकों के लिए जोखिम बहुत अधिक है। सबसे बड़ा जोखिम क्या है? सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा है वैल्यूएशन का जोखिम। वर्तमान में कंपनी का स्टॉक PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 167 के बहुत ही ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहा है। PE रेशियो 167। इसका गणितीय अर्थ तो ये हुआ कि निवेशक कंपनी के ₹1 के मौजूदा मुनाफे के लिए 167 रुपए चुकाने को तैयार हैं। जी हाँ। आसान शब्दों में, कंपनी के भविष्य के 10 से 15 साल की सफलता की उम्मीदें पहले से ही आज के शेयर की कीमत में जुड़ चुकी हैं। मतलब आज शेयर खरीदने वाला व्यक्ति भविष्य की परफेक्शन की कीमत चुका रहा है। एकदम सही। और अगर आने वाली तिमाहियों में कंपनी का प्रदर्शन उम्मीद से थोड़ा भी कम रहता है, तो शेयर की कीमत में बहुत भयंकर गिरावट आ सकती है। और क्या इस परफेक्शन में दरार आने के कोई संकेत हैं? बिल्कुल है, दस्तावेजों में ही मौजूद हैं। दूसरा बड़ा जोखिम उनकी ऑर्डर बुक में आई कमी है। अच्छा। जी, कंपनी के पाइप सेगमेंट का ऑर्डर बुक जो पहले 4 से 5 महीने का कुशन देता था, वो घटकर अब 3 महीने का रह गया है। और स्टील सेगमेंट का ऑर्डर बुक 3 महीने से सिकुड़कर महज 2 महीने रह गया है। इसका सीधा मतलब है कि उनके पास भविष्य के लिए विजिबिलिटी कम हो रही है। कारखाने की पाइपलाइन छोटी हो गई है। हाँ, अगर नए घरेलू या निर्यात ऑर्डर तेजी से नहीं आए, तो कुछ महीनों में ही उत्पादन धीमा करना पड़ सकता है, जिससे जो क्षमता उपयोग 50% पर पहुंचा है, वो वापस नीचे आ गिरेगा। ये तो डराने वाली बात है। इसके अलावा तीसरा और सबसे बड़ा खतरा है लागत की अस्थिरता।
हम निकिल और क्रोम जैसी धातुओं की बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमतें बहुत तेजी से और अनपेक्षित रूप से बदलती हैं। और ऊर्जा की कीमतें भी तो हैं। जी, ऊर्जा की वैश्विक कीमतें कभी भी छलांग लगा सकती हैं। Q4 के आंकड़ों पर ध्यान दें तो रिपोर्टेड एबिटडा 181 करोड़ से गिरकर 130 करोड़ हो गया था। 181 से सीधे 130, ये गिरावट कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कच्चे माल और ऊर्जा की बढ़ती लागत आपके भारी भरकम मुनाफे को रातों रात खा सकती है। लंबी अवधि में रिटेल निवेशकों के पूंजी संरक्षण के लिए ये उतार चढ़ाव एक बहुत बड़ा खतरा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि शेयर बाजार में सब कुछ अच्छा है कि शोर में हमें इस भयंकर वॉलेटिलिटी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सही कहा। अब जब हम इस वॉलेटिलिटी और विशेष रूप से ऊर्जा और ईंधन के बढ़ते खर्च की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए दस्तावेजों के उस हिस्से पर चलते हैं जो असल में इस समस्या का समाधान पेश करता है, उनके ESG लक्ष्य, यानी पर्यावरण, सामाजिक और शासन नीतियां। हाँ, आमतौर पर लोग ESG को एक PR या दिखावे की गतिविधि मानते हैं, लेकिन हाई एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग में ये सीधे तौर पर बैलेंस शीट को प्रभावित करता है। रिपोर्ट के अनुसार WSL ने अपनी अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी की खपत को FY25 से 31% से बढ़ाकर FY26 में 58% कर दिया है। और Q4 में तो ये आंकड़ा 70% को भी पार कर गया है। 70%। इसे अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सिर्फ दुनिया को बचाने या पेड़ लगाने के बारे में नहीं है। अगर रूस, यूक्रेन या मध्य पूर्व के तनाव के कारण दुनिया भर में कोयले और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो अपने कारखाने को खुद की सौर या पवन ऊर्जा से चलाना अपने बिजली के बिल को फिक्स कर देने जैसा है। बहुत खूब कहा। कंपनी भारी सप्लाई चेन के झटकों और ईंधन की महंगाई से खुद को इंसुलेट कर रही है। ये एक बेहतरीन रिस्क मैनेजमेंट रणनीति है। यह एक बहुत ही आक्रामक और स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी है। इसका सीधा परिणाम ये हुआ है कि कंपनी की उत्सर्जन तीव्रता 1.06 से घटकर 0.69 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति मेट्रिक टन हो गई है। यह पर्यावरण के लिए तो अच्छा है ही। जी, लेकिन इसका आर्थिक महत्व कहीं अधिक है। भविष्य में विशेष रूप से यूरोपीय संघ जैसे बाजार कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू करने जा रहे हैं, जहां अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उत्पादों पर भारी जुर्माना या टैरिफ लगाया जाएगा। मतलब अगर कंपनी का उत्पादन स्वच्छ ऊर्जा से हो रहा है तो वे भविष्य के इन कड़े पर्यावरण नियमों और वित्तीय जुर्मानों से अपने आप बच जाएंगे। यही कारण है कि ये ESG लक्ष्य केवल एक चेकबॉक्स नहीं है, बल्कि ये कंपनी के परिचालन को लंबे समय तक टिकाऊ बनाता है। संस्थागत निवेशकों के लिए ये एक बहुत बड़ा चेकमार्क है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी का निर्यात बाजार भविष्य के रेगुलेटरी बदलावों के कारण रातों रात बंद नहीं होगा। ये आज के निवेश को कल के झटकों से सुरक्षित करता है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को समेटते हुए अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो हमने समझा कि कैसे WSSL ने गुजरात के झगड़िया में अपने पूरी तरह से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की ताकत का इस्तेमाल करके एक साधारण कमोडिटी स्टील मेकर से हाई वैल्यू स्पेशलिटी प्लेयर बनने का एक बहुत ही कठिन सफर तय किया है। और उन्होंने अपनी इन-हाउस टेस्टिंग लैब्स और ISO 17025 जैसे सर्टिफिकेशंस के जरिए खुद को एरोस्पेस और डिफेंस जैसे कड़े मानकों वाले बाजार के लिए तैयार किया है। और हमने ये भी देखा कि जब वैश्विक व्यापार युद्ध और टैरिफ उनके निर्यात को चुनौती देते हैं, तो कंपनी किस तरह मेक इन इंडिया की बदौलत घरेलू ऊर्जा, न्यूक्लियर पावर और रक्षा परियोजनाओं के सहारे अपनी विकास दर को बनाए रखती है। FY26 के नतीजों में राजस्व और मुनाफे का भारी उछाल इसी रणनीति का परिणाम है। लेकिन हमने उन अंधेरे कोनों पर भी रोशनी डाली। ऊंचे वैल्यूएशन यानी 167 के PE रेशियो, सिक्योरिटी ऑर्डर बुक और कच्चे माल की कीमतों में होने वाली भयंकर अस्थिरता के कारण छोटे और रिटेल निवेशकों के लिए पूंजी खोने का एक बहुत बड़ा जोखिम भी हमेशा बना रहता है। बिल्कुल। हालांकि ऊर्जा के मोर्चे पर उनका 70% से अधिक अक्षय ऊर्जा की तरफ शिफ्ट होना उन्हें भविष्य के बाहरी झटकों से थोड़ी राहत जरूर देता है। कुल मिलाकर ये केवल एक वित्तीय टर्नअराउंड की कहानी नहीं है, बल्कि ये केस स्टडी है कि कैसे एक भारतीय विनिर्माण कंपनी वैश्विक अस्थिरता के बीच अपनी आपूर्ति श्रृंखला और उत्पादकता को नया रूप दे रही है। इस चर्चा के अंत में एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए, जो इन दस्तावेजों के दायरे से भी बहुत आगे जाता है। श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि अगर आज की ही तरह दुनिया भर में व्यापार युद्ध, संरक्षणवाद
और भू राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ते रहे, तो क्या भारत का ये हाई वैल्यू स्पेशलिटी स्टील मॉडल सिर्फ घरेलू बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने तक सीमित रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर क्या ये भविष्य में दुनिया भर के एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए एक पूरी तरह से सुरक्षित, स्वतंत्र और नई ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र बन सकता है? क्या दुनिया अब उस दौर में प्रवेश कर रही है जहां तकनीकी विशेषज्ञता ही किसी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी सुरक्षा है? इस गहरे विचार के साथ ही आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस जानकारीपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।